सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, लगातार हम अपने पहलवान खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग तरीके से संघर्ष कर रहे थे। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। मुजफ्फरनगर में पंचायत के बाद सभी खाम पंचायतों ने अपने फैसलों को सुरक्षित रखा और उन्होंने आश्वस्त किया तमाम लोगों को कि इस फैसले को हम कुरुक्षेत्र में जब हम पंत प्रतिनिधियों के साथ जब पंचायत करेंगे, हम ये फैसला वहाँ सुनाएंगे। आज वहाँ पंचायत हुई और उस पंचायत में जो सर्व खाप पंचायत, सर्व जातीय पंचायत में जो फैसला निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि 9 तारीख तक का हमने समय सरकार को दिया है। या तो 9 तारीख तक आप ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कर लीजिए, या तो 9 तारीख के बाद हम पूरे देश के हर गांव, हर जिले में जाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से ये सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ नहीं है जो इनके साथ नहीं है, ये उनके भी खिलाफ, बहन बेटियों के खिलाफ है जो इनके साथ है, इनके साथ लोग काम करते हैं 24 घंटे। ये मैसेज हम पूरे देश में लेकर के जाने वाले हैं। और आज की पंचायत का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, क्योंकि अब लड़ाई खिलाड़ियों को नहीं लड़नी है, अब लड़ाई पहलवानों को नहीं लड़नी है, अब लड़ाई देश के हर समाज को लड़नी है, हर वर्ग को लड़नी है, हर जाति को लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों से जुड़ी हुई है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई किसी प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये देश की अस्मिता की लड़ाई है। इसलिए जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी पार्टी का हो, सबकी जिम्मेदारी बन गई है कि हर चीज को भुलाकर, हर गिले शिकवों को भुलाकर इनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। और आज का फैसला इसी बात की ओर संकेत करता है और ये हम बहुत जल्द आपको करते हुए दिखाई देंगे। 9 तारीख तक का समय है सरकार के पास। यदि 9 तारीख तक वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करने के संकेत देती है तो हम मानेंगे, अदरवाइज फिर इस देश में एक आंदोलन की ओर, आंदोलन करने की ओर हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। भूषण शरण सिंह कह रहे हैं आप लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, हरिद्वार गए थे मेडल बहाने और आप लोगों ने नहीं किया। देखिए अब हम ब्रजभूषण की अगर बात हम सुनने लगे तो फिर हो गया हमारा आंदोलन, दिला सके हम बेटियों को न्याय। यहाँ तक कि आज बीजेपी के आला हाईकमान ने ब्रजभूषण को नसीहत भी दी है कि कम से कम अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। जब जब आप मुंह खोलते हो, अनर्गल बोलते हो, उल जलूल बोलते हो और लगातार शोषण तो तुमने एक बार किया होगा, लेकिन अपने बयानों के माध्यम से तुम इन पहलवान खिलाड़ियों समेत हिंदुस्तान की तमाम बहन बेटियों की बार बार शोषण करते हुए आए हो, बार बार उनको लज्जित करते आए हो, अपमानित करते हुए आए हो। इसलिए आलाकमान ने नसीहत दी है। मैं समझता हूँ ब्रजभूषण समझदार होंगे तो अपने मुंह पर ताला लगा करके रखेंगे, अपने मुंह को बंद रखेंगे। आपने बात राकेश टिकैत की राकेश टिकैत एक किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं और हिंदुस्तान के तमाम वर्ग, तमाम दल, तमाम सेना, तमाम किसान संगठन, इनके जो प्रतिनिधि, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब भी किसी के भी साथ कोई जातीय होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, तब इनका क्या काम है? इनका काम है हर चीज को भुला करके पहले, सबसे पहले उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उनकी आवाज को मजबूत करना। और वो काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। और नरेश टिकैत ने जो काम हरिद्वार में जाकर के किया, मैं समझता हूं कि एक इंसान के तौर पर वो मिसाल है, एक काबिलियत तारीफ है कि कम से कम एक शख्स गया किसी तरीके से हाँफते दौड़ते भागते हुए 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने उन बच्चों को उन मनोस्थिति से बाहर निकाला कि हिंदुस्तान में अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तुम इस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपने मेडल बाद और हार करके तुम इंडिया गेट पे बैठने का निर्णय ले लो कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अभी भी इस देश में लोग बचे हुए हैं। वो अलग बात है कि दुष्प्रचार के चलते, भ्रामिक प्रचार के चलते लोग भ्रमित हो गए, लोग पार्टियों में बट गए, लोग दलों में बट गए और दलों और पार्टियों में बटने से लोग इतना तक भूल गए कि ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की, किसी जाति की लड़ाई नहीं है। और वैसे भी जिन बहनों की लड़ाई बीते 40 दिनों से लड़ी जा रही है वो किसी एक घर की, किसी एक प्रदेश की बेटी नहीं है, क्योंकि मेडल उन्होंने देश के लिए जीता है। उनको मेडल बाद में मिला है, देश को मेडल पहले मिला है, तो वो देश की धरोहर है और देश की धरोहर की लड़ाई तो पूरे देश को मिलकर के लड़नी चाहिए ना। और वो काम हम कर रहे हैं और वो उस काम को करने में यदि कोई सवाल खड़ा करता है, मैं समझता हूं वो बहन बेटियों का प्रेमी नहीं हो सकता, उनके न्याय का पक्षधर नहीं होता और वो अपने घर में भी वो न्याय नहीं चाहता होगा अपनी बहन बेटियों के साथ जो इस तरीके की बात करता है। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम है उसने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, कपिल देव पहले ही समर्थन में आ चुके थे और आज मैंने देखा कि पूरी की पूरी विश्व विजेता टीम जो 1983 के वर्ल्ड कप चैंपियन की थी, आज पूरी टीम ने समर्थन किया। तमाम खिलाड़ियों ने, वीरेंद्र सहवाग, नीरज चोपड़ा, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे करके लोगों ने समर्थन करना शुरू किया। और यहां तक कि सुषमा स्वराज की बेटी, वो इन बेटियों के पक्ष में खड़ी है। वो कह रही है कि इन बेटियों को न्याय किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। कल मैं द्रौपदी मुर्मू जी का एक बयान सुन रहा था, वो बयान में कह रही थी कि न्याय तो इन्हें मिलना ही चाहिए। वो प्रेशर में कह रही थी और इतना तक उन्होंने संकेत दिए कि पहले कुछ चीजें हमारे पास आती थी, वो डायरेक्ट पहुंच जाती थी, लेकिन अब हमारे पास नहीं पहुंचती हैं। पता नहीं क्या कारण है। तो इसका मतलब साफ है कि इस देश के राष्ट्रपति, क्या न्यायपालिका, हर चीज पर शिकंजा तो कहीं ना कहीं है। और ऐसे में है सरकार का शिकंजा है। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, हम भी तो 14 के बाद से विकास कर रहे हैं, सब लोग कोई कर रहा है। सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग जो होते हैं वो कोई धार्मिक नारा नहीं लगाते पब्लिक रैलियों में जाकर के, वो सर्व समाज की बात करते हैं। क्यों? ये एक विशेष समाज की बात करते हैं ये लोग जब सबका साथ सबका विकास उसकी बात करते हैं। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। हकीकत में क्या है? हकीकत में ब्रजभूषण को बचाओ, एक बलात्कारी को नई संसद में बिठाओ, इनका तो नारा यह है। जो महिला सम्मान की बात करते थे वो तो महिलाओं को सरेआम सड़क पर घसीटते हैं, उनको रौंदते हैं, पुलिस के बूट उनके मुंह पे होते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं आप? बेसिकली इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसकी हकीकत यह है कि अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों का साथ, बलात्कारियों का विकास
और बाकी जनता का सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो 9 साल में किया है वो जग जाहिर है, सब जान रहे हैं। बेमिसाल कह रहे हैं और आप कह रहे हैं 9 साल में सत्यानाश हुआ है। 9 साल बेमिसाल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 9 साल बेमिसाल। देखिए, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के काम करने की मंशा रखता है, झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के हिंदुस्तान को गुमराह करने की मंशा रखता है, झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर इस देश की संपत्ति को बेचने की मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश की बहन बेटियों के साथ शोषण करने का प्रयास करता है, मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर देश के लोकतंत्र को कुचलने की मंशा रखता है, जो झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर इस देश के संविधान को जलाने का, उसकी प्रतियों को फाड़ने की मंशा रखता है, तो वो तो कहेगा ही 9 साल बेमिसाल, क्योंकि वो जो करना चाहते थे वो करते हुए सफल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से संसद का उद्घाटन किया, संसद का मतलब जानते हो आप? संसद वो स्थान होता है जहां देश के हर वर्ग, हर समूह, हर दल, हर जाति के लिए फैसले लिए जाते हैं। एक तराजू पे एक समान सबको तौला जाता है, लेकिन आप वहां घंटी बजवा रहे हो, आप वहां पूजा करवा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के जो और समाज हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे सिख कौम के लोग हों, आप उनको तो नदारत कर रहे हैं, उनको तो जीरो कर रहे हैं, उनको तो सिरे से भुला देना चाह रहे हैं। सर समाज का प्रार्थना हुई, सर समाज वो तो इसका बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं इससे बड़ा, कि जिस संसद का आप उद्घाटन कर रहे थे, देश की सबसे बड़ी पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वो एक दलित हैं, एक आदिवासी समाज से आती हैं, आपने उनसे उद्घाटन तो नहीं करवाया, आपने उनका अपमान तो किया ही किया, लेकिन कम से कम उन्हें निमंत्रण देकर बुला तो लेते, उन्हें बैठा तो लेते, वहां इतना ही सम्मान कर लिया होता। लेकिन आप सोचिए, जो मानसिकता एक दलित को संसद भवन में बुलाने से दलित को अपवित्र होने जैसी सोच रखती हो, वो क्या सर्व समाज की बात करेगी, क्या सर्वधर्म संभाव की बात करेगी? आपको समझ में नहीं आता। और खासकर मैं एक बात बीते 4-5 सालों से बहुत तेजी से कहते आया हूं कि इस देश में धर्म से, सनातन से, संस्कृति से, संस्कार से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका जो धर्म है, इनकी जो सनातन संस्कृति है, इनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का है, हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक तौर पर तोड़ देने का है। और ये स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि आप देखिए कि बीते कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ओवैसी कार्ड खेला गया था एक, और ओवैसी कार्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बंदरों की तरह खूब उछल कूद मचाई थी कि ओवैसी का अपमान कर दिया, ओवैसी का राहुल गांधी ने अपमान कर दिया। लगातार कैंपेन चला था कि नहीं चला था? जंतर मंतर की इन्हीं सड़कों पर देश की सर्वोच्च शिखर, देश का गौरव 36 दिनों तक सड़कों पर बैठा रहा। वो किस समाज से आती थी? ओबीसी समाज से आती थी। इतनी ही चिंता और इतनी ही फिक्र आपको थी तो क्यों नहीं सुन ली थी जाकर बात ने? आपने उसी ओबीसी समाज की बेटी की, ये मैं तब कह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी सोच से रिलेट करके आपको बता रहा हूं। वो ओबीसी समाज की बेटियों को जिस दिन सदन का उद्घाटन आप कर रहे थे, उसी दिन उन बेटियों को अपने इस खाकी वर्दी से सड़कों पर घसीटने का काम कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? 2 पैसे की दोहरा चरित्र इस देश में, दोहरे मापदंड इस देश में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी मंशा ने इस देश में कायम करने के प्रयास किए हैं, उसने इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। ये बात जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस देश के लोगों को समझ जानी चाहिए। अदरवाइज आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक शासन कैसे किया? लोगों को तोड़कर ही तो किया। जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, प्रदेश को प्रदेश से लड़ाया, भाई को भाई से लड़ाया, तभी तो इतना लंबा राज कर पाए। और उसी नीति को लेकर के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आज की है, 2002 के पहले भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी थी। इसके बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके बाद की जो आरएसएस की नीति है, इसमें तो खून तो अंग्रेजों का ही है। ये तो उन्हीं के तो दलाल हैं, पैसा तो उन्हीं से लिया है, सोच तो उन्हीं की है, शिक्षा तो वहीं से लेकर के आए, ट्यूशन तो इनकी वहीं हुई, क्लासेस तो इनकी वहीं हुई। तो जहां से ये क्लासेस लेकर के आए, ट्यूशन लेकर के आए, शिक्षा लेकर के आए, तो प्रचार प्रसार भी तो उसी मंशा के साथ करेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार, जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे चले, जिसको गुजरात से बाहर कर दिया गया, जो जेल तक होकर के आया, जिसके ऊपर आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, और वही आदमी जब इस देश का गृह मंत्री बनकर के बैठा है, देश की रक्षा करने की डोर देश के बच्चक ने जब अपने हाथों में थाम ली हो, तो मैं इसके आगे क्या सवाल करूं और क्या आपको मैं जवाब दूं? कोई बात नहीं रह जाती। अब ये सारे सवाल मैं इस देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, फैसला आपके हाथ में है। सर, आखिरी सवाल चाहते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में मोदी सरकार हार सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मतलब हार सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या? 2024 तो बीजेपी हार गई है, हार गई है बीजेपी, बिल्कुल हार गई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं कि फिर मोदी सरकार 2024 में। अरे ये पत्रकार तो गिरगिट हैं। चाहे आप अंजना ओम कश्यप की बात करो, रूबिका लियाकत की बात करो, चमन चोपड़ा की बात करो, गुल्लू देवगन की बात करो, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ, रात को 2 बजे कुछ होते हैं, जब 2-2 पैक लगा करके बैठते हैं वहां डिफेंड करने के लिए बीजेपी और आरएसएस को। तो इनकी तो भाषा ऐसी है। आप देखिए, एक ऐसा शख्स है इस हिंदुस्तान में, एक जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने पद का मोह किए बगैर, पार्टी जीते हारे उसका मोह किए बगैर, कुछ उसके पास रहे नहीं रहे उसका मोह किए बगैर, उसके ऊपर कोई मुकदमे हो उसको जलील किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, उसका मोह किए बगैर वो सागर से हिमालय की ओर चलता है। 5 महीने इस हिंदुस्तान में प्रेम की बयार बखूबी बहती रहनी चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर के चलता है। इस हिंदुस्तान के जनते के मुद्दे सर्व प्रमुख होने चाहिए, हिंदुस्तान की बात सबसे पहली होनी चाहिए, ये संकल्प लेकर के जब वो चलता है, उसका प्रभाव आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। और
इस समय एक ही शख्स इस हिंदुस्तान में है जो हिंदुस्तान की राजनीति में जितनी भी समस्याएं उनको सबसे बखूबी समझने का यदि कोई काम कर सकता है, कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। और इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता था कि यह 18-18 घंटे काम करता है, मतलब 18 घंटे सोता नहीं है, आज हालत यह है कि राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकलता है, 18 घंटे छोड़ो, उस व्यक्ति की 24 घंटे की नींद उड़ जाती है। यह प्रभाव है राहुल गांधी का। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि तमाम दलों के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक मत होकर एक स्वर में इस हिंदुस्तान में सबसे पहले उन लोगों को भगाने की जरूरत है, उनको हराने की जरूरत है जिन्होंने झूठ बोलकर, जुमले देकर इस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होकर के इस हिंदुस्तान की संस्कृति को तोड़ने का काम किया है, हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलाने का काम किया। पहले हिंदुस्तान की बुनियाद तो बचे। राहुल गांधी की मौजूदगी में जो है खालिस्तानी के नारा लगे अमेरिका में, उसका जवाब कैसे दिया आपने सुना नहीं? राहुल गांधी ने क्या कहा? जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। एक ही बात तो वो कह रहा है, और ये पहली बार थोड़ी है। तमाम प्लांटेड तरीके से लोग उनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ एक ही बात कहता है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। और आप देखना कि 2024 में भारत पूरी तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं।